हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारी एनवायरनमेंट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिवीजन सीरीज में। यहाँ हम थोड़े सिंपल क्वेश्चन ही पर कुछ इस तरह रिवाइज करेंगे कि हमारा वो टॉपिक कितना प्रिपेयर्ड है इसकी जानकारी हमें मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है विद रेफरेंस टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जैसे क्वेश्चन जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ जो टॉपिक्स हमें साथ में पता होने चाहिए, यहाँ बात डाइवर्सिटी की हो रही है, मतलब ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है। तो बायोडाइवर्सिटी के साथ जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये कोर टॉपिक्स की अगर आपको जानकारी है तो इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो आपको अगर आप देखें तो सिंपल से 3 स्टेट्समेंट दिए हुए हैं जिनमें से आपसे पूछा गया है कि इज इट अ वे फॉर पॉपुलेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्या जो बदलते पर्यावरण है उसके हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या जो म्यूटेशन ऑफ जीन होता है इसकी वजह से भी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, या ये टाइम और स्पेस के साथ बदलता रहता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको जानकारी है थोड़ी सी भी तो सिंपली आप इसका आंसर कर पाएंगे विच इज़ डी, यानी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। पर सवाल ये है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी होती क्या है। देखिए, अगर हम किसी क्वेश्चन को देखें कि भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप देखेंगे कि पहले एक जीन क्या है। जीन इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जेनेटिक बेसिस पर ही हमारी जिंदगी बेस्ड होती है। आप किस तरह से, आप कितने जीन्स किस तरह से अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, कितने आपके वंशानुगत जीन आपको मिलते हैं, उसी हिसाब से आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, आपके बालों का कलर, ये सब फॉर्म होता है। उसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, इसकी अच्छी जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल देखना है आपको तो आप शिमला मिर्च को देखिए जो अलग अलग कलर्स में आती है, या फिर आप कॉर्न्स को देखिए, भुट्टे जो आते हैं, ये देखिए कितने सारे कलर्स के होते हैं। ये जो अलग अलग कलर्स हैं ये इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है कि या तो म्यूटेशन हो गया या कुछ चेंजेस हो गए जिनकी वजह से अलग अलग जीन पूल से ये चुन के आए हैं और इनके कलर अलग अलग हैं। लेकिन ये है किसके? एक ही स्पीसीज़ के हैं, याद रखिए। विद इन अ स्पीसीज़ इनका अलग अलग जेनेटिक पूल है, ये अलग अलग जीन्स हैं जो एक ही स्पीसीज़ के अंदर हैं। जैसे इन केलों को देखिए, इनके भी कलर अलग अलग हैं, ये अलग अलग जीन्स के हैं, पर विद इन वन स्पीसीज़, एक ही स्पीसीज़ के अंदर आपको ढेर सारी जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जब हम स्पीसीज़ की बात करें तो वहाँ हमें स्पेशियल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी से अलग है, वो भी हम कवर करेंगे। पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको रिवाइज करें, और जो ये एमसीक्यूज डिस्कस हो रहे हैं इसकी डिटेल्ड जो आंसर शीट है अपनी वेबसाइट से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो उड़ान सीरीज़ है उसकी बुकलेट में भी काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया गया है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन सीधा स्पीसीज डाइवर्सिटी पे आ रहा है। अब इस क्वेश्चन के 3 स्टेटमेंट्स को अगर हम पढ़ें तो प्राइमरली वो बात क्या कर रहे हैं कि जो स्पीसीज ऐसी हैं जिनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, जिनकी जीन की संरचना अलग अलग है, क्या वो इंटरब्रीड करेंगे? राइट। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि 1 मतलब होता है इन्फिनाइट डाइवर्सिटी, अनंत डाइवर्सिटी, और 0 मतलब होगा केवल एक स्पीसीज प्रेजेंट है। और तीसरा पूछ रहा है कि स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक स्पीसीज पॉपुलेशन में कितनी है बाकी ऑर्गेनिज्म के मुकाबले, यानी उसका क्या रेशियो है। तो अगर आप सोचें तो यहाँ आप सीधा ऑप्शन निकाल के आगे बढ़ जाएंगे, पर द पॉइंट इज ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट आंसर्स के बारे में। तो अगर आपने टिक कर लिया अपना आंसर तो आपने गलत टिक कर लिया, अगर आपने इस पर गौर नहीं किया तो याद रखिए की टर्म जो भी है वो हमें पढ़ने हैं, क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ अगर आप गौर करें, इनकरेक्ट आंसर की बात करें तो सिंपली ए और डी जो है वो गलत आंसर्स हैं, तो ये कट जाते हैं और यही आंसर हमारा सही हो जाता है, क्योंकि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वही हमें चूज़ करनी है। तो 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। अदरवाइज आप 1 and 2 काट के 3 पे पहुँच जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो स्पीसीज़ का जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है वो इंटरब्रीड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस के अंदर अलग अलग तरह की जेनेटिक मेकअप वाली स्पीसीज़ होती हैं, तो क्या वो आपस में इंटरब्रीड करेंगी? नहीं करेंगी, राइट। और एग्जांपल के लिए हम यहाँ देखें तो ये जो आपको डाइवर्सिटी दिख रही है, ये फिगर अच्छा है काफ़ी एक्सप्लेन करने के लिए कि स्पीसीज़ डाइवर्सिटी कैसी होती है। एक ही स्पीसीज़ के अंदर आप अलग अलग डाइवर्सिटी देख रहे हैं, राइट। जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ आप देख रहे हैं, राइट, जिनमें हल्के हल्के चेंजेस आ गए हैं। और कम्युनिटी या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी यहाँ आपको देखने को मिल रही है जहाँ अलग अलग तरह की स्पीसीज ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं विद इन अ कम्युनिटी। तो ये 3 तरह की डाइवर्सिटी है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए हम देखा था शिमला मिर्च। स्पीसीज डाइवर्सिटी हम इस तरह देख सकते हैं, अलग अलग तरह की तितलियाँ हैं जिनका जेनेटिक मेकअप कंप्लीटली अलग अलग है, तो ये आपस में इंटरब्रीड
नहीं करेंगी, राइट। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ऐसी है जहाँ अलग अलग तरह के इकोसिस्टम यानी बायोम प्रेजेंट हो विद इन वन। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको दर्शाती हैं। जैसे आप एक्वेरियम अगर आप देखें जिसमें हम मछलियाँ पालते हैं, घरों में देखने के लिए रखते हैं, वहाँ पर आपको किस किस तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। आप ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूँ एक एक्वेरियम में किस तरह की बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल सकती है। एक एक्वेरियम को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या वो इन सिटू कंजर्वेशन है या एक्स सिटू कंजर्वेशन है। ये टॉपिक जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं ये इसलिए है कि आपको क्लैरिटी इन चीज़ों को लेके मिल जाए। अगर नहीं है तो आप इसको ढंग से रिवाइज करिए, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। आई होप आप सारे क्वेश्चंस सही ही कर रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक वही पॉइंट उठ के आ गया है कि एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। प्रोमिनेंटली हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर करना है कि एक्स सिटू ज़रा डायनामिक है जिसमें नेचुरल हैबिटेट मिलता है ऑर्गेनिज्म को। इन सिटू में पूरी प्रोटेक्शन मिलती है हॉस्टाइल फैक्टर्स के खिलाफ, मतलब कोई भी अगर जो उनके प्रतिकूल कारक हैं, कोई उनको शिकार करता है उससे बचाया जाता है। जबकि वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक कंजर्वेशन जो होता है उसमें उसको हम इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर रखते हैं। देखिए फिर अगेन जो हमारा कीवर्ड है यहाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है इसमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सीधी सी बात है, पहली स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है पहली स्टेटमेंट, अगर आपको एक्स सिटू के बारे में पता है कि जहां आप यानी बहिस्थानीय जिसको आप संरक्षण कहते हैं या कंजर्वेशन कहते हैं, तो बाहरी स्थान पे करते हैं, मतलब वो लोकेशन जो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। अगर आप किसी शेर को जंगल से निकाल के जू में रख लें तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, इन सिटू का या एक्स सिटू का। तो ऑब्वियसली एक्स सिटू है, एग्जिट कर दिया आपने, उसको निकाल दिया वहाँ जहाँ वो नॉर्मली रहना पसंद करता था, उसको प्रोटेक्शन में डाला ताकि या तो उसकी संख्या बढ़ सके या उस पर आप रिसर्च कर सके। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो उसका नेचुरल नैसर्गिक जीने का तरीका है, जहाँ वो हैबिटेट में रहता है, उसे हम कहते हैं इन सिटू प्लेस। तो इन सिटू मतलब आप किसी जानवर को या तो जंगल में रखेंगे, मछली है तो उसको उस पानी में रखेंगे जहाँ वो नेचुरली पाई जाती है। तो इन सिटू कंजर्वेशन में जब आप किसी मछली को छोड़ेंगे तो उसके साथ साथ वहाँ जो बाकी शिकारी हैं वो भी तो उपलब्ध होंगे ना। अगर आप किसी हिरण को जंगल में छोड़ें कि भाई अब तू वहाँ रहे जहाँ तेरे लिए व्यवस्थाएं हैं, जैसे तू जीने के लिए बना है, विच इज एन इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन मतलब जो बाकी जीव हैं वो भी तो होंगे ना। तो इन सिटू में तो खतरा वैसा ही वैसा होगा जैसा होता है वहाँ। प्रोटेक्शन तो आप दे नहीं रहे हॉस्टाइल फैक्टर्स के खिलाफ। हॉस्टाइल फैक्टर्स यानी जो उसके प्रतिकूल हैं, जिससे उसको खतरा है, वहाँ रखना है तो आप उसको एक्स सिटू ले जाएंगे और किसी सेफ जगह पर रखेंगे। तो इसलिए दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई और तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही आ रही है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक कंजर्वेशन में भी एक पार्ट होता है इन सिटू कंजर्वेशन का। तभी तो आप कंजर्व करें, संरक्षण करना ही तो आपका काम है। तो इस तरह 2 स्टेटमेंट्स गलत हो गई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हमें पता लगता है कि जब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं तो क्लैरिटी रखें कि की टर्म, जो टर्म हम पढ़ रहे हैं वो टर्म क्या कहना चाह रहा है, संदेश क्या है उसका। क्वेश्चन में की आंसर में कोई स्टेटमेंट है तो वो कीवर्ड इज इट आस्किंग अबाउट करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट। और वो देखने के बाद हम फिर एक बार एनालाइज करते हैं कि हम क्या आंसर पिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच हैं। यहाँ भी बात डाइवर्सिटी की ही हो रही है, तो वो टॉपिक हमारा कितना रिवाइज है आज ही चेक हो जाएगा, विच इज़ अबाउट 3 स्टेटमेंट है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। बीटा मतलब मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन, यानी कि एक ही क्षेत्र के अंदर अलग अलग जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें कितनी विविधता है टोटल वो। और गामा डाइवर्सिटी मतलब चेंज इन नंबर ऑफ स्पीसीज बिटवीन इकोसिस्टम, कि अलग अलग इकोसिस्टम में कितने चेंज है स्पीसीज के नंबर्स में। तो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। पहले आपको ये क्लैरिटी है कि व्हाट इज अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। अगर पता है तो काफ़ी सिंपली आप इसका आंसर कर पाएंगे। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर, इट इज़ अगेन आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट आंसर्स, राइट। इनकरेक्ट आंसर्स का मतलब आता है आपको गलत स्टेटमेंट निकालने इसमें से, और यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, यानी दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, जहाँ इन्होंने इसको एक तरह से उल्टा पुल्टा कर दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत होते ही ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब हमारा आंसर आएगा 2 and 3 ओनली, विच इज सी। आगे देखते हैं कि असल में हम इसको याद कैसे रखें। व्हाट इज अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी से आपको याद होगा हल्क, वो उसी के लीकेज की वजह से हल्क बन जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गामा वहाँ से याद कर सकते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पहली बात आती है अल्फा डाइवर्सिटी, राइट। अल्फा अल्फा मतलब कि एक ही कम्युनिटी के अंदर कितने कितने प्रकार के कितने स्पीसीज हैं,
कहने का मतलब अभी तक जो हम स्पेशियल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, उसका अगला पार्ट है। यानी एक ही इलाके में कितने प्रकार के, एक ही कम्युनिटी में या एक ही इकोसिस्टम में कितने प्रकार के आपको डाइवर्स चीज़ें मिल रही हैं, डाइवर्सिटी मिल रही है, इट इज़ योर अल्फा डाइवर्सिटी। अगली आती है बीटा डाइवर्सिटी, मतलब आप दो इकोसिस्टम के अंदर की डाइवर्सिटी को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ एक इकोसिस्टम 1 था, इसके अंदर की जो डाइवर्सिटी थी विच इज़ योर अल्फा डाइवर्सिटी, इसके अंदर जो डाइवर्सिटी है वो भी अल्फा डाइवर्सिटी है। लेकिन जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको भी, ए को भी और बी को भी, देन इट इज़ योर बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, और फिर आती है गामा डाइवर्सिटी, जिससे हमारा हल्क भाई साहब आए थे। तो गामा डाइवर्सिटी में जैसे हल्क भाई साहब बहुत लंबे चौड़े हैं, उसी प्रकार से जितने इस एरिया में इकोसिस्टम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी को हम मेजर करते हैं, विच इज़ योर गामा डाइवर्सिटी। तो ये जो अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी है, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि विद इन अ कम्युनिटी अल्फा, दो कम्युनिटीज़ के बीच में बीटा, और कितने पूरा ओवरऑल कितना डिफरेंस है किसी रीजन में, वो हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। कितना कितना ओवरऑल, कितने गामा डाइवर्सिटी के हिसाब से कितने इस पूरे रीजन के जो ऑर्गेनिज्म है उनके उनके डाइवर्सिटीज़ को मेजर करना, मुझे जो गामा डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आप इसको ढंग से रिवाइज करें, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ये गलतियाँ आप नहीं कर सकते एग्जाम में। इन्वायरमेंट थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, तो हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक्स को लेके। आगे चलते हैं। इनमें से कौन से बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण है, मुझे बोलेगा मैन मेड, मतलब मानव निर्मित। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, शिकार, प्रदूषण, लैक ऑफ पॉलिनेशन, फिलिंग ऑफ वेटलैंड। यहाँ प्रोमिनेंटली सारे स्टेटमेंट्स काफ़ी सिंपल हैं। आपको पता है कि इंसानों ने हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किया, जिसकी वजह से जो जानवर नॉर्मली जहाँ रहा करते थे वहाँ वो नहीं रह सकते, क्योंकि इंसानों ने उनका घर उजाड़ दिया। हंटिंग वगैरह तो है ही, लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मैन मेड कारण नहीं है। बस आप उसको छांट दें तो ये आंसर ईजिली बन जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा सी, क्योंकि पांचवी स्टेटमेंट जो है लैक ऑफ पॉलिनेशन, इट इज़ नॉट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ मैन मेड कॉज। कभी कभी आप इसको मुझे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, कई लोगों को लगा कि हाँ लैक ऑफ पॉलिनेशन भी मैन मेड ही कारण हो सकता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, क्योंकि हम ही ने उन जीवों को मार डाला जो पॉलिनेशन करते थे। पर फिर भी अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट रीजन में हम घुसे तब ऐसा होता है, डायरेक्ट रीजन में हम इसको मेंशन नहीं कर सकते, मतलब ये डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, इनडायरेक्ट प्रभाव है। तो ये आप इसको निकाल दें तो आपका आंसर बन जाएगा सी, विच इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। इसमें तो कुछ डिस्कस करने को वैसे भी है नहीं। आगे चलते हैं। चीता की बात हो रही है। चीता क्या एशिया में मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, अफ्रीका में तो मिलता ही है। तो क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हैं, हमें अगेन कौन सी स्टेटमेंट निकालनी है? मैंने हिंट दे दी आपको, इनकरेक्ट आंसर चूज करना है। तो अफ्रीका और एशियन चीता के बीच में एक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एशियन चीता काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, क्योंकि एशियन चीता एक समय में भारत में भी पाया जाता था और एशिया के अलग अलग इलाकों में मिलता था, लेकिन प्रेजेंटली वर्तमान में वो केवल एक देश में मिलता है, जो कि है ईरान। भारत में चीता आखिरी शायद 1910-20 के आसपास पाया गया था, उसके बाद चीता विलुप्त हो गया। तो चीता को इंडिया में रिहेबिलिटेट करने की बात हो रही थी कि हम चीता को दोबारा लाएंगे। शायद मध्य प्रदेश के जंगलों में चीता को रीइंस्टॉल करने की बात हुई थी, जहाँ चीता को दोबारा लाया जाएगा। तो ईरान से बात चल रही थी, लेकिन ईरान का कहना था कि ठीक है, आप हमसे एशियाटिक चीता ले जा रहे हो, क्योंकि भाई एशियाटिक चीटियाँ सिर्फ एशिया में वहाँ पर है, ठीक, कहाँ पर? ईरान में। ईरान ने कहा हम आपको चीता दे देंगे, बदले में आपके पास भी कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए, विच इज़ एशियाटिक लायन, क्योंकि गिर के वन में इकलौती ऐसी जगह जहाँ एशिया में शेर मिलते हैं। तो वो एशियाटिक लायन की बात करें तो इंडिया ने कहा भाई नहीं देंगे हम एशियाटिक लायन। और प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान उसके बाद मान भी रहा था कि चलो कुछ चीता हम आपको दे देंगे, पर पॉइंट ये है कि क्या इंडिया के अब मुझे बताइए कौन सा नेशनल पार्क था जहाँ पर इंडिया चीता को लाने की प्रिपरेशन कर रहा था? 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे चीता को रिहेबिलिटेट करने की बात चल रही थी। तो ये न्यूज़ अगर आपने कवर करी है तो आंसर इजी हो जाता है। सवाल यह कि दोनों रेड लिस्ट में है, वल्नरेबल कैटेगरी में है। एशियन चीता पूरे एशिया में मिलता है, अफ्रीकन चीता छोटा होता है साइज में। अब देखिए, एक जो बेसिक टर्म्स यहाँ आपको अगर पता है तो सिंपली इसका आंसर कर देंगे आप कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सिंपल सी बात है, सारी स्टेटमेंट गलत है। पर इनमें जो कोर ट्रिक हम देख सकते हैं कि जब भी एलिफेंट्स की बात आए, ठीक है, लायंस की बात आए या चीता की बात आए, अफ्रीकन वैरायटी अक्सर बड़ी होती है। अभी तक जो बड़े बड़े आप प्रेडेटर्स देखें या जीव देखें, उनमें अक्सर अगर अफ्रीकन वैरायटी को एशियन वैरायटी से कंपेयर करें तो अक्सर अफ्रीकन वैरायटी एशियन वैरायटी से बड़ी होती है। तो जब भी एशियन वैरायटी बड़ी हो अफ्रीकन वैरायटी से ऑप्शन में, तो आपको तभी शक की निगाह से देखना चाहिए कि भाई ऐसा है क्या। चीता के केस में ऑब्वियसली जो अफ्रीकन चीता है वो एशियन चीता से बड़ा होता है, तो इसलिए ये आंसर तो स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई।
दूसरी स्टेटमेंट थी एशियाटिक चीता पूरे एशिया में मिलते हैं, नहीं, जैसे हमने डिस्कस किया ईरान में मिलते हैं, इंडिया चाह रहा है कि अपने देश में लाया जाए। तो क्या ये स्टेटमेंट पहली वाली क्यों गलत हो गई फिर? एशियाटिक चीता और एशियन चीता में जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल है, लेकिन जो एशियन चीता है केवल एक देश में उपलब्ध है, उसके नंबर बहुत कम है, इसलिए ये एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएगा, ना कि वल्नरेबल में। ठीक है, अब सवाल ये है वल्नरेबल कैटेगरी क्या होती है, एंडेंजर्ड कैटेगरी क्या होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी क्या होती है, कितने कितने नंबर्स, कितने कितने पॉपुलेशन के लॉस पे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो ब्रॉड डिफरेंस है पैरामीटर्स का वो हमने यहाँ डिस्कस किया है, अफ्रीकन और एशियाटिक चीता का, ये वल्नरेबल है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्या डिफरेंशिएशन है दोनों में साइट्स के स्टेटस में, वो भी मैंशनड है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में जो अफ्रीकन चीता है वो बड़ा होता है, एशियाटिक छोटा होता है, और शक्ल दोनों की आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी विजिबली डिफरेंस दोनों में आ रहा है। ये थोड़ा डार्क कलर है, इसमें थोड़ा लगता है प्रिंट में थोड़ी कमजोरी आ गई है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है चीता का हमने कवर किया। याद रखिए IUCN की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, जो बायोडाइवर्सिटी किस किस प्रकार की होती है वो आपको याद होनी चाहिए, और डाइवर्सिटी के डिफरेंसेस पता होने चाहिए, जो अभी तक हमारा निचोड़ निकला है हमारे कुछ आंसर्स के डिस्कशन से। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर सवाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में पूछा जा रहा है, जो मैंने आपको बोला है कि आपको रिवाइज करना है। क्या रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज 70% ओवर लास्ट 10 ईयर्स, पॉपुलेशन की साइज लेस देन 50 नंबर में होते हैं वो, तब वो कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रूव करता है कि 20% विद इन 10 ईयर्स एक्सटिंक्शन में चले जाएंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो बताइए, यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, करेक्ट आंसर कौन सा है, राइट। तो यहाँ भी अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है तो यहाँ आपको पता है कि जो 70% का फिगर है ये गलत है, यहाँ ऑलमोस्ट 90% का फिगर होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो 2 इज ओनली लेफ्ट विच इज़ करेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ 20% का फिगर गलत है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास ये फिगर जाता है। तो सवाल ये है कि आपने अगर ये टॉपिक्स पढ़े हैं, वल्नरेबल लिस्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट, तो आपको क्लैरिटी होगी। IUCN की लिस्ट है, इसको याद कर लें, काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपके लिए ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करना। कई ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपको 1 या 2 पॉइंट भी ढंग से याद है। जो लिस्ट है वो आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप हमारे आंसर शीट से भी देख सकते हैं। और अभी आप देखें जो IUCN रेड लिस्ट है उसमें बहुत बड़ी संख्या है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अब 3801 के आसपास क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, राइट। एक्सटिंक्ट भी लगभग 797 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लिस्ट है जो आपको कैटेगरीज और क्राइटेरिया याद करना ही करना है, राइट। आई होप आपने याद कर रखा होगा अभी तक, अब तो प्रीलिम्स पास आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्गी। एल्गी की खास बात क्या होती है? एल्गी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, काफ़ी चर्चित टॉपिक है ये, यानी शैवाल। तो जो ये जीव होते हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? अगर ये आंसर आपको पता है तो सिंपली आप जान रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और कहाँ मिलते हैं? एक्वाटिक रीजन में अक्सर ज़्यादा मिलते हैं, कहीं भी आपको काई जम जाती है उस तरह की एल्गी होती है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये शुष्क यानी मॉइस्चर भरी जगहों पे ज़्यादा मिलती है। तो ड्राई सिचुएशन में, शुष्क जगह पे नहीं मिलती है, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ मिलती है। तो ड्राई में नहीं मिलेगी, तो ये स्टेटमेंट ऐसी गलत हो गई। तो हम कहाँ पहुँच गए? हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर, सो हम पूछेंगे A and C पर, विच इज़ 1 and 3। एल्गी के बारे में सिंपल इतना कह सकता हूँ कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। एल्गी अक्सर ग्रीन कलर की भी होती है, और कई जगह आप एल्गी से मुलाकात कर चुके होंगे जीवन में, कई जगह आपको देखने को मिली होगी इस तरह की कुछ एल्गी दिखती है। अलग अलग प्रकार हैं इसके। एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट ईजी हैं, और कहा जाता है कि जब दुनिया बन रही थी तो एल्गी भी शुरुआती जो प्रकट हुए थे जीवन में से एक थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, यहाँ बात हो रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 6 के बारे में। हमसे पूछा गया कि शेड्यूल 6 में जो एनिमल लिस्टेड हैं क्या वो वर्मिन कहे जाते हैं जिन्हें हंट किया जा सके? क्या ये जो जीव हैं माइस, रैट, रेड वैंडा, ये शेड्यूल 6 में मैंशनड है इसके एक्ट के या नहीं? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के क्या शेड्यूल हैं, इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और आपको कम से कम बस 6 चीज़ें याद रखनी है। 6 शेड्यूल हैं इसके, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ अगर आप आंसर देखें तो हमारा स्टेटमेंट सही पूछा जा रहा है, दोनों गलत है, नन ऑफ द अबव, कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब वर्मिन की बात हो रही है तो शेड्यूल 6 में नहीं होते, वर्मिन होते हैं शेड्यूल 5 में, राइट। शेड्यूल 5 में जो जीव होते हैं उन्हें वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है। ये वो जीव होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं। किस चीज़ के लिए? फसलों के लिए। जैसे इसमें कौन कौन सी ऐसे जीव हैं? तो इसमें माइस है, चूहा, राइट, इसमें क्रो भी आता है,
ठीक। तो वर्मिन कैटेगरी के में जो आपके जीव हैं उनको आप शिकार कर सकते हैं, कोई सज़ा नहीं है। लेकिन जो कैटेगरी 6 है, जिसकी बात शेड्यूल 6 है, जिसकी बात यहाँ हो रही है, शेड्यूल 6 में वो जीव आते हैं, वो प्लांट आते हैं, वो क्रॉप्स आते हैं जिनको आप ग्रो नहीं कर सकते, उनको उगाना बैंड है, तो वो आते हैं। 6 आ गया। 1 में वो जीव आते हैं जो काफ़ी इंडेंजर्ड हैं, जैसे चीता की बात हो गई, लायन की बात हो गई, इनके खिलाफ बिल्कुल आपने इनको टच भी किया तो बहुत भारी सज़ा होती है, राइट। तीसरे में वो आते हैं जो कम कंसर्न के होते हैं, दूसरे में थोड़े उनसे और कम कंसर्न के होते हैं। 2-3 तक तो आपको सज़ा रहती है हाई, उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है। और 5वीं में कौन है जिनको आप मार सकते हैं, 6ठे में वो जिनको आप ग्रो नहीं कर सकते। ब्रॉडली यही 6 कैटेगरीज है। तो दूसरी स्टेटमेंट जहाँ माइस, रैट, रेड वेंडा की बात करिए शेड्यूल 6 में नहीं है। कहाँ पर है? शेड्यूल 5 में, जहाँ पर आप वर्मिन डिक्लेयर हो सकते हैं। वर्मिन मतलब जिसको मारा जा सकता है, राइट। तो ये कहानी है हिंसक जानवर यानी वर्मिन की, जिसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तरीका है, ये आपको याद करना है बहुत इंपॉर्टेंटली। वाइल्ड लाइफ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डेप्थ में पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपने उम्मीद है ये सही किया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन की बात हो रही है, इनमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है? बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, रिक्रिएशनल गार्डन, एक्वेरियम। अब इन सिटू मतलब जो स्वस्थानीय संरक्षण है, मतलब जो उनका स्थान है जहाँ वो नॉर्मली रहते हैं, वहीं पर उनका कंजर्वेशन आप करना है। तो वहाँ के कंजर्वेशन में भाई कोई भी जो जानवर है वो रिक्रिएशनल गार्डन में थोड़ा ना रहता है, एक्वेरियम में थोड़ा ना रहता है, राइट। तो ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए। और हमसे क्या पूछा है? करेक्ट आंसर। सो वी मूव टू 1 and 2 विच इज करेक्ट आंसर। रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिजर्व हो सकता है पर फॉरेस्ट की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो तो वही रहता है ना। तो इसीलिए ये 2 स्टेटमेंट हमारे सही हो रहे हैं और ये आंसर हमारा ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, विच इज 1 and 2। तो आज के टॉपिक में हमारी डिस्कशन हो गई। उम्मीद है कि जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस पे न जाइए, उन टॉपिक्स पे क्लियर हो जाइए कि आपको, हाँ मुझे पता था डाइवर्सिटी क्या होती है, इसके बाद भी कोई टॉपिक अगर छूट रहा है इन 10 क्वेश्चनों में, तो वो सब टॉपिक भी आपको क्लियरली पता होने चाहिए। इस तरह से हम टॉपिक वाइज रिविजन करेंगे तो हमारी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी इस एनवायरमेंट के सब्जेक्ट में, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आई गेस आपको ये टॉपिक सही चलाओ, ये लेक्चर अच्छा लगाओ। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।